लेक्चर नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिया गया था तुम लोगों को, है ना। और वो दोनों क्वेश्चन मैं 9th लेक्चर में बताना भूल गया, तो चलो उसका मैं पहले सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था भाई, तुम्हें पता है क्या था क्वेश्चन? ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो उसे अच्छा लगेगा, नहीं किया होगा तो उसे बहुत ही बुरा लगने वाला है अभी। चलो देखते हैं, बताओ चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? लैम्डा। और पूरे वायर का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, पूरे वायर का। और ये वायर आया कहाँ से? इन्फानाइट से आया है, फिर इन्फानाइट को चला गया। और अगर हमें बोला गया इस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे बता दो मुझे, बताओ। सिंपल सी है कहानी। क्या कहानी? चलो देखते हैं। बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से देखो सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट के तुम सामने हो और ऊपर कहाँ है? वो इनफाइनाइट पे है। तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा? बता दो। क्या होता है जी? के लैम्डा बाय आर होता है। के लैम्डा बाय आर किधर की तरफ? अवे फ्रॉम वायर। और नीचे की तरफ भी होगा कितना? के लैम्डा बाय आर। बोलो ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ अब इस वायर का भी देख लो पहले, इस कर्व्ड पार्ट का बाद में देखेंगे, पहले इस वायर का देख लो। बताओ कितना हो जाएगा रे इसका? ये फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है। बताओ ऊपर की तरफ के लैम्डा बाय आर। ये सब कर चुके हैं एक्चुअली, इस तरह का सवाल कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। कैसे के लैम्डा बाय आर होता है और एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, वो कर चुके हैं एक्चुअली। तो और बताओ इसका पीछे की तरफ भी होगा कितना? के लैम्डा बाय आर। और बताओ ये सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी कैंसिल, मतलब स्ट्रेट वायर्स का कैंसिल। तो स्ट्रेट वायर का कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्व्ड पार्ट बचेगा, कर्व्ड पार्ट, बताओ सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा। और ये कर्व्ड पार्ट कितना है जी? ये है क्वार्टर सर्कल। ये है क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल मतलब यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 90 का। और उसी को हम बोल सकते हैं π/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर की तरफ होगी? कुछ इस डायरेक्शन में। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 2kq sin π/2 πr²। अगर तुम्हें याद हो तो ये होता है फॉर्मूला। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बता दो कितना हो जाएगा? 2k। क्यू की वैल्यू बताओ। क्यू हमें चार्ज डेंसिटी दिया है, चार्ज नहीं दिया है, तो क्यू कितना हो जाएगा जी? चार्ज डेंसिटी इंटू इसका लेंथ। बताओ कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू इसका लेंथ। बताओ कितना होता है? आर थीटा होता है, याद है तुम्हें? तो आर हो जाएगा आर, और थीटा कितना हो गया? π/2। तो ये हो गया चार्ज, इसका चार्ज हो गया ये। तो क्या होता है फॉर्मूला? 2kq sin π/2। फाइ कितना है? π/2 है, मतलब 90 डिग्री, बाय 2 मतलब 45। तो sin 45 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी? 1/√2 बाय πr²। बताओ फाइ कितना है? फाइ की वैल्यू है π/2 इंटू r²। सॉरी मैं यहाँ स्मॉल r पुट कर रहा हूँ क्योंकि यही अपना रेडियस है या डिस्टेंस है, ये मान सकते हैं। बता दो यहाँ से चाहो तो तुम कुछ और सॉल्व कर सकते हो, इस r और r को कैंसिल कर सकते हो। π/2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी? कैंसिल हो जाएगा। और तुम फाइनल आंसर लिख सकते हो, बोलो कितना? 2k लैम्डा इज डिवाइडेड बाय, बोलो कितना है? √2r। √2 बताओ क्या हो जाएगा? काट के यहाँ पे इसको ऊपर वाले को √2 कर देंगे और नीचे का √2 हट गया, डिवाइडेड बाय r। ये रहा फाइनल आंसर। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया तुम लोगों को? तो चलो इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसने बना लिया था अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो पॉज करके नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद जो लेक्चर्स हम लोग डालने वाले हैं ना, तो वो लेक्चर्स जो होंगे वो मेरी लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग होगी। लाइव क्लास मतलब मैं लाइव पढ़ाता हूँ ऐप पर, अपने इंस्टीट्यूट की ऐप पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ। और उसमें जो मैं क्लास ले रहा होऊंगा बच्चों के साथ लाइव, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लाइव क्लासेस हम लोग लेते हैं, तो वही लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट अब यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा, है ना। तो तुम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है लाइव, बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी यूट्यूब पे भी। तो चलो देखते हैं अगला जो सवाल दिया है वो क्या है। अगला सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ था, एक रिंग दिया हुआ था
और इस पर चार्ज इधर प्लस में दिया हुआ है, इधर प्लस में दिया हुआ है और इधर माइनस में दिया हुआ है। बोलो ये बात क्लियर है? और बताओ चार्ज डेंसिटी दी हुई है ना कि चार्ज डेंसिटी दिया है ना कि चार्ज। और बताओ चार्ज डेंसिटी दिया, हम चार्ज बता ही देते हैं ना, चार्ज बता दो। बोलो चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू की बात करें तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, तो लेंथ इसकी बोलो कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है पाई आर, लेंथ होती है पाई आर। तो बताओ ये हो गया। अब बता दो इधर भी चार्ज कितना होगा? ये भले माइनस में होगा, चार्ज माइनस में होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस लैम्डा इंटू पाई आर। और बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऊपर होगा कि नहीं? और निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही होगा, क्योंकि निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होता है और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है। तो बताओ मैं एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल देता हूँ और उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि तुम देख रहे हो ना कि दोनों का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो चलो एक की बात करें तो बताओ ई बराबर कितना हो जाएगा? 2k क्यू साइन 5/2, साइन 5 मतलब यहाँ बनने वाला एंगल बोलो कितना है? पाई है। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब 5 हो गया ये पाई, और डिवाइडेड बाय कितना है जी? 2। फॉर्मूला होता है साइन 5/2 बाय 5r²। 5 कितना है? पाई है इंटू आर का स्क्वायर। तो बता दो ये कितना हो जाएगा? 2k³ साइन 90 बोलो कितना होता है? 1/5r²। ये तो ई हुआ ना, ये ई हुआ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2e और 2 और ई की वैल्यू बताओ कितनी है? 2 इंटू पहले से यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो बताओ कितना हो जाएगा? इंटू 2k। क्यू की वैल्यू बता दो? लैम्डा इंटू पाई आर, डिवाइडेड बाय 5r²। क्या ये सारी बातें क्लियर है तुम्हें? बता दो मुझे, सारी बातें अब तक क्लियर है? बताओ पाई कैंसिल, एक आर भी आर से कैंसिल, और यहाँ पर फाइनल आंसर रहेगा 4k लैम्डा बाय आर। बोलो ये बात क्लियर है? साफ है? कोई दिक्कत वाली बात अब तक तो नहीं है? बोलो मुझे सब ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और कितना आएगा? 4k लैम्डा बाय आर आएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तुम इसको पॉज करके नोट करो। और अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर सवाल आते हैं जेईई मेन में, एडवांस में, मेडिकल में, हर जगह क्वेश्चन आता है, इससे हर जगह आता है। तो चलो पढ़ते हैं। और साथ में तुम्हें पता है कि अभी हम लोग 12th पढ़ रहे हैं, तो 12th में तुम्हारी जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। मतलब कंपटीशन में तो पूछना ही है, साथ में बोर्ड के लिए भी अब ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें 12th का एग्जाम देना होता है इस साल। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले एक दो कन्फिग्रेशन के कारण हम लोगों का अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाले थे, वो निकाल लेते हैं। हालांकि इसका जो डेरिवेशन है या प्रूफ है ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन वैल्यू अभी से जान लेते हैं। किसकी वैल्यू? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? वही होलो स्फेयर का। होलो स्फेयर मतलब देखिए, स्फेयर तो आप समझ रहे हैं ना, गोला मतलब स्फेयर। लेकिन चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पे है। तो सरफेस पे कब होगा चार्ज? जब अंदर खाली हो, नहीं तो चार्ज अंदर भी जा सकता है। तो देखिए अंदर से खाली होगा, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं होलो स्फेयर, या इसी को हम बोल सकते हैं थिन सेल मतलब अंदर खाली है। या एक और चीज हो सकता है कि ये सॉलिड हो लेकिन ये कंडक्टर हो। सॉलिड हो लेकिन क्या हो? कंडक्टर हो। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि कंडक्टर में मटेरियल के अंदर या बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता है, मतलब नेट चार्ज जीरो होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है। तो कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या करता है? सरफेस पे आ जाता है। तो तीनों ही केसेस में क्या? या तो होलो स्फेयर, या थिन सेल, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। इन तीनों ही केसेस में चार्ज कहाँ पर होगा? चार्ज होगा बाहर बॉडी पे।
मतलब सरफेस पे। और अब हमको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसका अभी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अभी इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसका वैल्यू याद रखेंगे, बाकी इसका प्रूफ आएगा कहाँ पर, गॉस लॉ पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर गॉस लॉ, तो हम वहाँ पर इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जी, इसमें 3 केसेस होंगे। 3 केसेस मतलब पहला केस हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बाहर। तो अगर मैं ये डिस्टेंस r मानता हूँ, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाती है कितनी, KQ/r², KQ/r²। सीधे सीधे KQ/r², और कुछ नहीं करना है। जहाँ पे r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। और अगर हमें कहाँ की बात करनी है, सरफेस की बात करनी है, सरफेस की बात करनी है, तो सरफेस के लिए सीधी सी बात है, इस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R मतलब रेडियस, तो क्या लिख देंगे, KQ/R²। बस काम खत्म है, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना। और अगर हम अंदर के किसी पॉइंट की बात करेंगे जो कि r डिस्टेंस पर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 0। E इन कितना होता है, 0। ये बात आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो इसको क्या करना है, बस याद रखना है, और बाकी इसका डेरिवेशन या प्रूफ हम देखेंगे गॉस लॉ में। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। आप इसको पॉज करें, नोट करें, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब जो अगला केस है, अगला केस क्या है, चलिए समझते हैं। अगला केस है कि मान लीजिए एक स्फीयर दिया हुआ है, और ये सॉलिड स्फीयर है, और इसके अंदर में भी चार्ज है। तो अभी अभी मैंने बताया सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर में चार्ज होना चाहता है, तो इसके लिए कंडक्टर नहीं होना चाहिए, ये श्योर करना पड़ेगा। ये कंडक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसके बारे में क्या बोला जाएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और चार्ज कहाँ है, इसके वॉल्यूम में है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो अगर ऐसा केस दिया हुआ है कि जिसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, तो सॉल्व तो वही पे करेंगे, कहाँ पे, गॉस लॉ में, अभी अभी मैंने बताया। लेकिन इसका वैल्यू तुम्हें याद रखना है, बोलो क्या हो जाएगा, आउटसाइड के पॉइंट के लिए फिर से वही बात। नंबर 1 हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो बता E आउट बराबर सीधे सीधे क्या करोगे, KQ/R²। R कौन सा, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि पूरा का पूरा चार्ज लग रहा है कि सेंटर पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² लिख दिया, बिल्कुल वैसा ही है। हम बाहर के पॉइंट के लिए क्या मान के चलते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर की बात हो या चाहे वो होलो स्फीयर की बात हो। चलिए अब आगे देखते हैं, सरफेस की बात करते हैं। बताइए ई सरफेस भी कितना हो जाएगा, तो KQ/r की जगह बोलो कितना पुट कर देना है, कैपिटल R²। काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो थर्ड केस में क्या करना है, चलो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो थर्ड केस में अगर हमें यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर हमको चाहिए, तो देखो क्या करना होगा हमको, समझो इसको। देखो यहाँ पर एक स्फीयर काट लो, रेडियस r का हमने क्या कर लिया, स्फीयर काट लिया। अब बताइए जो बाहर है, इस सरफेस, इस रेडियस के बाहर, या हम कह सकते हैं इस स्फीयर के बाहर जो चार्ज है, उसका तो अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। अभी हमने देखा ना, क्या देखा कि होलो स्फीयर था, तो उसके कारण अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो बाहर का चार्ज है, बाहर के चार्ज के कारण अंदर के किसी भी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पूरे चार्ज के लिए तो बाहर का पॉइंट हुआ, तो इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसके कारण, बाहर वाले के कारण नहीं होगा। तो अब ये जो पूरा चार्ज है, इस पूरे चार्ज के लिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, इसके सरफेस का पॉइंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, KQ/r² लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, Q की जगह क्या लिखा जाएगा, क्या हम टोटल चार्ज लिख सकते हैं क्या टोटल चार्ज Q लिख सकते हैं क्या, नहीं। हमें कौन सा Q लेना होगा, जो इस स्फीयर के अंदर है, तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले वो चार्ज निकाल लेते हैं। बोले क्या होगा, बोलो 4/3 पाई कैपिटल R³ में कितना चार्ज है,
क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो हमें चाहिए कितना स्फीयर में चार्ज, इस स्फीयर में चार्ज चाहिए, तो बोलो 4/3 पाई आर क्यू में कितना चार्ज होगा, 4/3 पाई आर क्यू में कितना चार्ज होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा जी, क्यू बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और इनटू बोलो क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू। बोलो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू। ये चार्ज हो गया कहाँ का, इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर, स्मॉल रेडियस आर वाले स्फीयर के अंदर। तो देखो हमने ई आउट निकाल लिया, ई सरफेस निकाल लिया, अब हम ई इन लिखने जा रहे हैं। तो बताओ ई इन कितना हो जाएगा, ई इन हो जाएगा क्या के इंटू क्यू। क्यू कौन सा, ये वाला क्यू, बोलो के इंटू क्यू, और क्यू कौन सा, ये अंदर वाला चार्ज। तो बताओ कितना लिख सकते हैं, क्यू आर क्यू बाय आर क्यू, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से ये कट के कैंसिल होके बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू आर बाय आर क्यू। उम्मीद है चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी जो अभी तक मैंने बताया है। बोलो सब साफ है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको पॉज करके नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज ही हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज ही हमें पढ़ना है। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसका डेरिवेशन वहीं करेंगे हम लोग गॉस लॉ में, डेरिवेशन हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे। वहाँ पे फ्लक्स पढ़ने के बाद पहले हम गॉस लॉ पढ़ते हैं और फिर गॉस लॉ में इन सब का डेरिवेशन आता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डेफिनेशन क्या है रे, इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये तुम्हारे बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो। तो क्या देखा आपने डेफिनेशन में, डेफिनेशन में आपने देखा कि किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी ज़्यादा नंबर होगी वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स होगा। तो इसी को हम क्वांटिटेटिवली पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये तो क्या था, क्वालिटेटिवली, मतलब इसका डेफिनेशन की इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। क्वांटिटी मतलब क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या होती है, वो होती है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या इसका मतलब हुआ, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ भाई, चलिए समझते हैं। और इसका सरफेस इंटीग्रल, इसका सरफेस इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर डी एस क्या है, डी एस क्या है, एरिया का स्मॉल कंपोनेंट। डी एस मतलब एस से एरिया डिनोट करते हैं, डी एस क्या हुआ, एरिया का स्मॉल एलिमेंट। और ई क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको समझते हैं, इसको मतलब डायग्राम के साथ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, क्या है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करना है हमको। एरिया को कैसा ट्रीट करना है, एज ए वेक्टर ट्रीट करना है। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेट दिया हुआ है, प्लेट। तो ये अगर प्लेट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये स्क्वायर प्लेट है और इसका साइड ए और ए दिया है, तो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, ए स्क्वायर होगा। एरिया का मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन विद डायरेक्शन अगर हम देखें तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ इस पूरे सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा उसको चलो हम क्या कह देते हैं, एन कैप कह देते हैं। हमने क्या कह दिया, एन कैप। तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस एरिया को क्या लिखेंगे, एस वेक्टर जो होगा, वेक्टर एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू एक ऐसा कम वेक्टर जो कि क्या हो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो एरिया ए स्क्वायर ही होगा ना। एन कैप तो इसलिए लगाया गया है ताकि क्या कर पाए हम, उसका डायरेक्शन दिखा पाए। डायरेक्शन किधर की तरफ है, किधर की तरफ है, सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब एन कैप। ये हो गया इस प्लेट के लिए एरिया का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ। समझ में आ गई ये बात।
हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि किसी कर्व्ड सरफेस के लिए इसे डायरेक्टली मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। किसी कर्व्ड सरफेस के लिए डायरेक्टली लिखोगे गलत हो जाएगा। मान लो कि ये एक हेमिस्फीयर है, तो क्या हम इसके लिए सीधे सीधे एरिया इसका कितना हो जाएगा 2πr²। पूरे सरफेस के लिए कितना होता है जी 4πr² होता है ना। तो क्या इसका 2πr² इंटू एन कैप लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एन कैप होगा अलग अलग जगह पे क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे कि अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ का एन कैप का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा एन कैप, और यहाँ का एन कैप कुछ ऐसा होगा, यहाँ का एन कैप कुछ। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जब हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे तब हमें पूरा इंटीग्रेट करके निकालना होगा और उस ds का वैल्यू डायरेक्शन के साथ वहाँ पे उस तरह से लेना होगा। लेकिन जब हम प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा एन कैप चाहे हम कहीं पे भी लेंगे तो एन कैप का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसका एरिया सीधे सीधे a² एन कैप हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे केस में फ्लक्स कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे एग्जाम्पल्स अभी आने वाले हैं, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? सबसे पहले एग्जाम्पल है अपना, सपोज हमने ले लिया, क्या ले लिया, देखिए इधर, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आपने, मिटा रहा हूँ मैं, नहीं तो पॉज करके आप नोट करते रहें इसको। चलिए देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमें दिया हुआ है। सपोज कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और साथ में एक और चीज होना जरूरी है भाई, जो अपना सरफेस है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। दो चीजें अगर हमें पहले से दी हुई, जरूरी नहीं है कि फ्लक्स निकालने के लिए यही पर्टिकुलर कंडीशन हमेशा दिया रहेगा, ये तो बस हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ ई दिया हुआ है ना, ई, और ये जो सरफेस है वो क्या है, फ्लैट है, सरफेस क्या है, फ्लैट है, और इसका एरिया हमने मान लिया कितना, एस, एरिया हमने मान लिया एस। तो बताइए अभी अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें इसके लिए, फ्लक्स लिखना चाहें तो बताइए फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E.ds का इंटीग्रेशन। लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि किसी भी पॉइंट पर जो अपना ds होगा, ds इसी डायरेक्शन में होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने अभी भी बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया का डायरेक्शन, है ना। तो बताइए ds जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम एंगल बना रहा होगा। ये जो ds है, चाहे यहाँ का ds ले, यहाँ का ds ले, यहाँ का ds ले, यहाँ का ds ले, हर जगह का ds क्या कर रहा होगा, हर जगह का ds क्या कर रहा होगा, सेम एंगल बना रहा होगा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और बताइए अगर ऐसा है तो ये जो एंगल है, मान लेते हैं कि ds और E के बीच का एंगल अगर मैं यहाँ पर कितना मान लेता हूँ भाई, थीटा मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि EDS कितना हो गया यहाँ पे, cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि थीटा कांस्टेंट है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई भी बाहर आ जाएगा और cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो ई cos थीटा बाहर आ गया और ds का इंटीग्रेशन पता है क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो बताओ सीधे सीधे ES cos थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये कब होगा, ये फ्लक्स का वैल्यू कब होगा, ES cos थीटा कब होगा, ES cos थीटा तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो एंड सरफेस इज फ्लैट। अभी हम और भी केसेस देखेंगे कि स्फीयर के लिए क्या होता है या किसी और तरह के सरफेस के लिए क्या होगा फ्लक्स, वो अभी हम देखेंगे, सब आएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अभी हमने एक पर्टिकुलर केस उठाया, कौन सा, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस कैसा है, फ्लैट है। तो ऐसे केस में अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो वो हमारा कितना आया भाई, ES cos थीटा, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, E.S। बोलो एक ही बात है, E.S, बोलो दोनों एक ही बात है, E.S या ES cos थीटा है। इसमें हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है तो आप इसे पॉज करके नोट करें, क्लियर है तो पॉज करके नोट करें, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था और सरफेस फ्लैट था, तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया भाई? ई डॉट एस या ई एस कॉस थीटा। लेकिन बहुतों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो सबसे आसान वाला एग्जाम्पल आप लेके कर दिए, तो आसान वाला भी तो जरूरी है, वो तो आता है ना क्वेश्चन, आसान ही पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अब चलो उसके आगे हम लोग करते हैं कर्व्ड वाला, सब करते हैं कि कर्व्ड सरफेस होगा तो क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लिया सपोज हमने, क्या रे, देखो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका? हेमीस्फेयर का। बता दो मुझे, बताओ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मान लो इसके सरफेस सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, सेंटर पे चार्ज रख दिया और रेडियस बोलो कितना दिया हुआ है? आर। और हमसे बोला गया है कि इस कर्व्ड पार्ट का, इस कर्व्ड सरफेस का क्या निकालने के लिए? इस कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने। बहुत ही आसान है, निकल जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। देखो मान लो इसे क्वेश्चन ही मान लेते हैं, है ना, तो हमें चाहिए फ्लक्स, तो क्या होगा फ्लक्स? फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए। तो चलिए देखते हैं, बताइए अगर हम किसी जनरल पार्ट पॉइंट कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं एरिया का यहाँ पर, तो बताइए डी एस का डायरेक्शन किधर होगा? डी एस ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसा होगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम बॉडी होता है, और वो भी किधर की तरफ होगा? रेडियस के डायरेक्शन में ही होगा। तो इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल देखें तो बोलो कितना हो जाएगा? वैसे तो पहले हम अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना होगा फ्लक्स का? वो होगा ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब बताओ इस पॉइंट पे अगर हम लिखना चाहें उसके लिए, उस पॉइंट के लिए ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन में बताइए एंगल कितना है? एंगल है 0, तो हम क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0। क्या ये हर जगह के लिए सही है? क्या क्या हर जगह एंगल 0 होगा? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस बार सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना। और बताओ क्या ई और डी एस के बीच का एंगल हमेशा सेम सेम रहेगा क्या? बिल्कुल। कहीं पे भी देख लो, यहाँ का डी एस ले लो, यहाँ का डी एस ले लो, डी एस ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो हर जगह का ई और डी एस के बीच का एंगल क्या है? सेम सेम है, मतलब cos 0 है। तो cos 0 हम यहाँ लिख सकते हैं। और E का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, हमेशा चेंज होने वाला नहीं है। बताओ ये भी बाहर आ जाएगा कि नहीं इंटीग्रेशन से? तो ये हो जाएगा E बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा। और यहाँ पे देखो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है इस बार ds, ये तो किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, तो ये हो जाएगा es। अब s कितना है? तो यहाँ पे लिमिट पुट करो 0 से लेकर कहाँ तक? पूरा एरिया कितना होता है? कर्व्ड पार्ट का एरिया, कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना होता है? किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए। तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये बात याद है? क्लियर है? बोलो मुझे, बताओ। तो फाइनली क्या लिख सकते हो? ई एस, या इसी को लिख दूंगा क्या? ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया क्या? फ्लक्स हो गया E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब E की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बोलो कितना हो जाएगा? फ्लक्स इसको E का वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से आर आर कैंसिल, आर स्क्वायर। के की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ 2 पाई 4 पाई कैंसिल होकर कितना बचेगा? 2। तो बताओ कितना बच गया यहाँ पे? ये बच गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात क्लियर हुई? साफ है? बिल्कुल क्लियर है या नहीं? मुझे बता दो मुझे। तो फ्लक्स हो गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट। जब मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे तो नीचे कमेंट में कुछ लिखा करो कि हाँ भाई समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो तब अगले वीडियो में वो एनर्जी दिखती है अगर मुझे सही रिस्पॉन्स आता है किसी वीडियो का। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो जल्दी फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दूँ? चलो ठीक है, ना लिख पाए हो मेरे साथ तो उसको क्या करोगे? पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक आपने देखा कि किसी कर्व्ड पार्ट के लिए हमें कैसे फ्लक्स निकालना है, किसी फ्लैट सरफेस के लिए कैसे फ्लक्स निकालना है, ये सब तुमने देखा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। सपोज ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पर एक सरफेस दिया हुआ है। ये सरफेस कहाँ है?
ये सरफेस कहाँ है, ये है किस प्लेन में, ये YZ प्लेन में, YZ प्लेन में। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिया है, ये सपोज A है, और ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका कि साइड दिया हुआ है BB, साइड कितना है BB, और हमसे बोला गया है इसका फ्लक्स निकालिए। हमसे बोला गया है क्या निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है x डायरेक्शन में। चलिए डायग्राम लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख दूँ। E दिया हुआ है, सिर्फ x डायरेक्शन में दिया है, और इसकी वैल्यू है 2y I कैप। अब हमें फ्लक्स चाहिए इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए मुझे फ्लक्स चाहिए। पॉज करके इसको अपने से बनाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, देखें। चलो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, चलो देखते हैं। देखो भाई, अगर हम इस जगह पर आते हैं तो बताओ ये जो पॉइंट है, ये सरफेस जो है अपना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सरफेस हुआ है इस एक्स एक्सिस से। चूँकि 3D डायग्राम है तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से ये सरफेस स्टार्ट हुआ है। तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम कितनी होगी, b होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है क्या, बिल्कुल। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके जा रहा है, और एरिया किधर है, एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, फ्लैट सरफेस है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इस बार इंटीग्रेट करना ही होगा। चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। तो बताइए इसके लिए क्या किया जाए। तो चलो यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान कैसा देना है, तो चलो समझते हैं। देखो यहाँ से चलो ऊपर, कहाँ पर रे, y डिस्टेंस पर जाओ। क्यों, क्योंकि y डिस्टेंस में ही ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y डिस्टेंस पर गए और यहाँ पर एक पतला सा एलिमेंट काटा, और वो पतला एलिमेंट, बताओ ये प्लेट कैसा है, प्लेट ऐसा है, इस चीज़ की फीलिंग आ रही है ना सबको, प्लेट ऐसा है। तो y पे गए और एक पतला सा एलिमेंट काटे, बताओ इसकी थिकनेस कितनी है, dy। और बताओ इस थिकनेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। हम मान लेंगे कि इतनी दूर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। और कितना होगा यहाँ पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो बताओ वो कितना हो जाएगा। तो वहाँ हम लिख सकते हैं 2y इलेक्ट्रिक फील्ड, 2y वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन किधर की तरफ है, आई कैप, डायरेक्शन किधर की तरफ है भाई, आई कैप है, आई कैप डॉट यहाँ का जो ds मतलब ये जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसकी बताओ चौड़ाई, थिकनेस है dy, और उसकी लेंथ कितनी लिखेंगे हम, b लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इंटू dy। ये तो हो गया एरिया, लेकिन हमको डायरेक्शन भी चाहिए ना। तो बताओ एरिया का डायरेक्शन किधर होगा जी, वो भी तो इधर ही होगा। एरिया का डायरेक्शन भी क्या होगा, आई कैप की तरफ ही होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर किधर है, आई कैप की तरफ। बताओ मुझे ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे कितना होगा, आई कैप। ये क्या हुआ, ये हुआ ई डॉट डी एस, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, जो कि क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। बोलो ये सब साफ है, क्लियर है कि नहीं, साफ है। मुझे लगता है, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से बैक जाके बैक जाके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। तो बताओ क्या है, बताओ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 बाहर, और बताओ b बाहर, आई डॉट आई क्या हो जाता है, वो तो 1 हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2b कांस्टेंट है, बाहर आ गया। y dy का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 0 से लेकर b तक गया है, 0 से लेकर b तक। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल, b इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर bq इज द फ्लक्स। क्या ये बात क्लियर है, साफ है। सिंपल सा सवाल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। क्या ये बात से सहमत हो, चलो अच्छी बात है।
तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फ्लक्स के और बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और साथ ही हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को भी अगली क्लास में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो। नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कम से कम ये फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। चलिए ठीक, बाय। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।